in scheduled bank a deposit reserve account every year on or before 30th April, company has to deposit an amount not less than 20% of the amount of deposit maturing during the current year and following financial year. This account can be used only for repaying deposit. सर ये पूरे लाइन का मतलब क्या है? अगर तुमको बच्चों याद होगा तो हमने एक एग्जांपल लिया था. सपोज फॉर एग्जांपल 31st April, सॉरी 31st March 2021 को अगर मेरा 50,000 का डिबेंचर या 50,000 का डिपॉजिट मैच्योर हो रहा है, कितना? 50,000 का, तो मैं क्या करेगा, इधर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 30th अप्रैल को ये 50,000 का 20% जो कि 10,000 आएगा, 10,000 किधर डिपॉजिट करेगा? डीआरआर में डिपॉजिट करेगा. याद है ऐसा कुछ एग्जांपल किया था हम लोग ने? हेलो, डिबेंचर्स में किया था हम लोग ने, डिबेंचर्स में. हेलो, लगता है सबको ठंडी पकड़ ली. सर मौसम एकदम मस्त है, ठंडा ठंडा लग रहा है, नींद आ रही है, जागो जागो जागो. आर्या, अभी इधर पे पॉइंट निकला ही है, तो अभी मैं तुमको बोल देता हूँ. तुम पॉइंट निकला है तो बता देता हूँ मैं. अगर कोई पेरेंट्स भी सुनते रहेंगे तो उनको भी बोलता हूँ मैं. जस्ट मैंने ऐसा कभी किसी को बोला नहीं है, बट अभी बोलता हूँ. तारक मेहता का ना, तारक मेहता का एपिसोड नंबर 2218 और 2219, ये जो दो एपिसोड है, ये दो एपिसोड है ना, पूरा देख. मतलब 2219 हाफ 10 मिनट्स तक, 2218 पूरा. पेरेंट्स भी देखना चाहिए और बच्चे भी, और मैं बोलता हूँ साथ में दिखना चाहिए, साथ में देखना चाहिए, दोनों के दोनों. नहीं, पेरेंट्स को भी दिखाओ, पेरेंट्स को भी देखना चाहिए. तब तुमको क्या पॉजिटिव, उसके अंदर पॉजिटिव क्या थिंक आता है. उधर पे ना टोटल 7 पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स है ना स्टूडेंट्स के लिए है, और 2 पॉइंट्स है ना पेरेंट्स के लिए. ये दिखाना चाहिए, ये देखना चाहिए. कल ऐसे ही मैं बैठ के यूट्यूब के ऊपर मैं ये कर रहा था, मेरे को एपिसोड दिख गया तो मैं भी ये देखा. अब उसमें क्या पॉजिटिव इंपैक्ट आता है, क्या आता है, वो आप देख लेना, वो देखो क्या समझ में आता है ना. अगर वो एक बार ध्यान में आ गया कि वो एपिसोड में बोलना क्या चाहता, तो फिर तुम लोग को ऐसा आंसर नहीं आएगा, सर याद नहीं आ रहा है हमको, आंसर याद नहीं है हमको, ये नहीं हमको, वो नहीं. तब तुमको मालूम पड़ेगा. भले वो रियल लाइफ है, बट वो रियल लाइफ के अंदर ना रियलिटी बताया उन लोग ने. वो रियल लाइफ के अंदर उन्होंने रियलिटी बता दी है. वो दो एपिसोड में बहुत मजा आ गया मेरे को देख के. तो आप लोग फिर कभी ऐसा नहीं बोलेंगे. चलो ओके. सो डीआरआर, डीआरआर के लिए क्या बोला? 20% ऑफ डिपॉजिट मैच्योरिंग ड्यूरिंग द करंट ईयर एंड फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, उसका 15% 30th अप्रैल तक. कितना? 30th अप्रैल तक रिजर्व में जमा करने का. सर रिजर्व जमा क्यों करके रख? तो रिजर्व ये जमा करके रखते हैं बच्चों, इसके लिए जमा करके रखते हैं कि मैच्योरिटी के टाइम पे हमको हमारे जेब में कुछ तो कैश होना चाहिए, हमारे पास कुछ तो पैसा होना चाहिए. ऐसा नहीं है. अभी मैंने देखो, अभी मैंने जैसे इधर एग्जांपल दिया, अभी मैंने एग्जांपल दिया, अब मैंने 10,000 का जुगाड़ कर लिया 30th अप्रैल तक, 10,000 का जुगाड़ कर लिया. मैच्योरिटी के डेट पे मेरे को कितना अभी पैसा इकट्ठा करने का? पूरा 50 या 40? पूरा 50 या 40? ओनली 40. पूरा 50 नहीं, क्योंकि 10,000 का प्रोविजन ऑलरेडी मैंने कर लिया है. 10,000 का प्रोविजन ऑलरेडी मैंने कर लिया है. मेरे को 40,000 क्या करने का? जमा करने का. और 10,000 भी अगर नहीं करूं तो 1 रुपया भी जमा नहीं होगा मेरे से. सर वो 20% क्या उतना ही है? नहीं, उससे ज्यादा भी होगा ना, उससे ज्यादा. क्या लिखा? नॉट लेस देन, मतलब इट कैन बी मोर देन. तो पूरा 100% होता है, 100% करो, बहुत अच्छी बात है. चलो
अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इधर। पॉइंट नंबर 8A, B, 10 and 30 is not applicable to private companies which accept as deposit from its member not exceeding 100%. not बोला मतलब less than 100% of aggregate its paid up capital and free reserve. कौन कौन सा? 8A, B, 10 and 13. 13 बोला मतलब DRR, 10 बोला मतलब चार्ज ऑन असेट, प्राइवेट कंपनी है, चार्ज ऑन असेट, 8A का सर्कुलर का कंटेंट, और बी फाइलिंग ऑफ सर्कुलर। चलो आगे, नेक्स्ट आते हैं डिपॉजिट रिसिप्ट। सर डिपॉजिट रिसिप्ट क्या है? तो डिपॉजिट रिसिप्ट क्या है? तो डिपॉजिट रिसिप्ट ये प्रूफ है, डिपॉजिट रिसिप्ट प्रूफ है। उसके अंदर सब कुछ डिटेल दिया होगा। क्या क्या डिटेल दिया होगा? नेम एंड एड्रेस, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रीपेबल। इसमें जो मेन क्वेश्चन आता है ना, वो मेन क्वेश्चन ये आता है, डिपॉजिट रिसिप्ट शुड बी इशूड 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट। शगुन का नंबर है 21 days। रिसिप्ट ऑफ मनी और रियलाइजेशन ऑफ चेक। सर रियलाइजेशन ऑफ चेक का मतलब क्या? रियलाइजेशन ऑफ चेक का मतलब क्या? रियलाइजेशन ऑफ चेक का मतलब क्या? हेलो बच्चों, रियलाइजेशन ऑफ चेक का मतलब क्या? नहीं पता? अच्छा कभी सुनो, तुमने सुना ऐसा बच्चों, चेक पास हो गया? चेक पास हो गया, चेक पास हो गया उसका मतलब क्या? या तो पैसा हम लोग को मिल गया, यस वेरी गुड, पैसा अकाउंट में आ गया, या तो नहीं। सेम केस है रियलाइजेशन ऑफ चेक मतलब, सपोज मैं डिपॉजिटर है, मैंने चेक दे दिया। अब मैंने चेक दे दिया, मैंने चेक दे दिया, ध्यान से सुनो, एग्जांपल सुना, मैंने चेक दे दिया और चेक बाउंस हो गया, चेक बाउंस हो गया, और उसके पहले ही कंपनी ने मेरे को डिपॉजिट रिसिप्ट दे दी, उसके पहले कंपनी ने मेरे को डिपॉजिट रिसिप्ट दे दी। तो मैं कंपनी को चल अभी चल, हाँ ज्यादा नाटक नहीं करने का, अभी मेरे को तो पेमेंट आया, अभी तो मेरे को रिसिप्ट मिल गया, मैं पेमेंट नहीं करता, जा मैं नहीं देगा तेरे को, जा पैसा नहीं देगा, मेरे पास आने का नहीं मांगने को। तो कंपनी क्या पागल है? कंपनी क्या बोलती है, पहला चेक का पेमेंट कर, उसके बाद में जब एक बार चेक का पेमेंट हो गया तो 21 दिन के बाद में, कितना, 21 डेज के बाद में तेरे को रिसिप्ट मिलेगा, इतनी जल्दी नहीं देगा तेरे को, हट। 21 डेज के बाद में तेरे को देगा रिसिप्ट। और रिसिप्ट के अंदर क्या है? ऑफिसर्स ऑथोराइज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनकी सिग्नेचर होनी चाहिए। तो रिसिप्ट का ये याद रखो 21 डेज, कभी इशू 21 डेज। चलो नेक्स्ट आता है रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। ये तो मेंटेन करके रखना पड़ता है। जैसा अभी फॉर एग्जांपल मैंने एडमिशन लिया, तुम लोग का एडमिशन लिया, तो हमारा रजिस्टर भी, अगर तुमको याद होगा, आप कोई लोग इधर पे आए रहेंगे एडमिशन लेने के लिए क्लास में डायरेक्टली, तो मैडम देखो जब जैसा आपका एडमिशन रिसीव बना के होता, तो एक रजिस्टर के अंदर आपका नाम वगैरह सब लिखती है, देखा होगा। सर क्यों? तो डिटेल लिखना पड़ता है, डिटेल लिखना पड़ता है। बायोडेटा नहीं रहे, हाँ इधर इधर अगर तुम बायोडेटा बोलो ठीक है, वहां पे मेरे को बायोडेटा की जरूरत नहीं होती, बट कंपनी में ये सब लिखना पड़ता है, डिपॉजिटर का नाम क्या है, डिपॉजिटर कहाँ पे, क्या क्या है, दुनिया भर का डिटेल आता है। ओके, तो सेपरेट रजिस्टर, जैसा शेयर होल्डर का रजिस्टर बनता है, जैसे डिबेंचर होल्डर का रजिस्टर बनता है, वैसे डिपॉजिट होल्डर का रजिस्टर बनता है। सर उसमें क्या होता है? डिटेल्स होता है, डिटेल्स ऑफ डिपॉजिटर। सर कब बनाना चाहिए? विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ डिपॉजिट रिसिप्ट। याद रखो, याद रखो, इधर 21 डेज क्या है? 21 डेज डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी और रियलाइजेशन ऑफ चेक। आप क्रोनोलॉजी समझिए, आप क्रोनोलॉजी समझ लिए। पहले डिपॉजिट रिसिप्ट बनेगा, नहीं पहला पेमेंट होएगा, ध्यान से सुनना, पहला पेमेंट होएगा, इधर पहला पेमेंट हो गया। अब पेमेंट होने के 21 डेज के भीतर रिसिप्ट मिलेगा, ध्यान देना बच्चों, विद इन 20 days, 21 डेज, एंड रिसिप्ट मिलने के विद इन 7 days किधर जाएगा? रजिस्टर में। किधर? रजिस्टर में। नहीं डीमेट में कुछ मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट आता है रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। सर हम लोग ने बार बार देखा है
ये रिटर्न ऑफ डिपॉजिट, ये रिटर्न, वो रिटर्न, वो रिटर्न। सर इसका रिटर्न का मतलब क्या होता है? अच्छा बच्चों, आपने इनकम टैक्स रिटर्न सुना है? इनकम टैक्स रिटर्न सुना है? अच्छा, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो टैक्स पेयर होता है, वो टैक्स पेयर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या सेंड करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या सेंड करता है? क्या सेंड करता है? सब लोग ने तो बोला हाँ सर, हम लोग ने सुना है इनकम टैक्स का ये ना वो बार बार आते रहता है, रिटर्न फाइल करो, रिटर्न फाइल। नोटिस देता है। ए बेटा, नोटिस किसको दिया जाता है रे? ओ हो, वेदांत ने क्या भारी बोला है, डिटेल्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इन शॉर्ट, इफ आई टेल यू डिटेल्स ऑफ इनकम, चलेगा ये? इनकम टैक्स है ना, डिटेल्स ऑफ इनकम, डिटेल्स ऑफ इनकम, इनकम जाने दो। क्या सेंड किया? डिटेल्स। क्या सेंड किया? तो डिटेल्स। तो ये रिटर्न इज नथिंग बट ये डिटेल्स है। क्या ये? डिटेल्स। तो आप जब भी आप है ना रिटर्न वर्ड पढ़ो कि रिटर्न ऑफ डिपॉजिट, रिटर्न ऑफ डिबेंचर, रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर, तो बेटा रिटर्न का सिंपल मीनिंग डिटेल्स है। देखो इधर पे, रिटर्न गिव्स द डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट। चलो, अब सर ये एक लाइन समझ में नहीं आई। द कंपनी हैज टू फाइल ऑन और बिफोर 30th June every year with the registrar of companies a return of deposit. The company, sorry, the return gives detail of deposits company as on 31st March of that year. सर इसका मतलब क्या? तो बेटा इधर पे ध्यान दो, इधर पे ध्यान दो। अभी आपने सुना होगा इनकम टैक्स भरने की डेट एक्सटेंड कर रहे हैं, बार बार सुना होगा, बार बार सुना होगा ना ऐसा। चलो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 30th June 2021, 30th June 2021, मतलब ये कौन सा ईयर हो गया? 2021, 22। अब मेरे को एक बात बताओ, ये 30th June में आप इनकम टैक्स कभी का भरेंगे? कौन से ईयर का भरेंगे? इनकम टैक्स कौन से ईयर का भरेंगे? लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर कौन सा है बेटा? लास्ट ईयर कौन सा है? तो लास्ट ईयर अगर मैं बोलूं तो 2020 एंड 2021, दैट इज द लास्ट ईयर। ओ बेटा तुम लोग ऐसा नहीं बोलने का, ये देखो ये अपना फाइनेंशियल ईयर इस तरीके से लिखा जाता है, 2020 21 ऐसा नहीं लिखा जाता है, सॉरी 2020 या खाली 2021 ऐसा नहीं लिखा जाता है। ओके, अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो 21 लिखा है, इट इज 31st March, एम आई राइट? ओके, तो आप जब इनकम टैक्स को डिटेल भेजोगे, जब आप इनकम टैक्स के अंदर डिटेल भेजोगे लास्ट ईयर का, तो आप कब तक का भेजोगे? 31st March पढ़ाई के तक का लिए भेजो? मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथ। 31st March तक का भेजोगे या 30th June तक का भेजोगे? जब आप इनकम टैक्स को बोल रहे हैं मेरा लास्ट ईयर का इनकम है, मेरे लास्ट ईयर का इनकम है, उसका टैक्स का डिटेल देख तू, तो कभी तक? मार्च का या जून तक? मार्च तक या जून तक? तो बट ऑब्वियस सर, सिंपल सी बात है, मार्च तक का ही देखेंगे ना हम लोग। जून का देखा तो वो 21 22 में आ गया।
तो सिमिलरली यहां तक ये केस है, 31 मार्च तक जितने भी डिपॉजिटर है अपने पास, उनका डिटेल 30 जून तक, इधर तक 30 जून तक, ईयर एंड 31 मार्च एंड 30 जून तक क्या करने का, डिटेल सबमिट करने का, क्या करने का, डिटेल सबमिट करने का। चलो अब आता है इंटरेस्ट, अब आता है इंटरेस्ट। तो बच्चों ध्यान देना, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिसाइडेड बाय, ध्यान देना, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिसाइडेड बाय गाइडलाइंस गिवन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सर ऐसा क्यों, लॉजिक, कुछ लॉजिक, कुछ लॉजिक, हेलो, चलो तो कंपनी है ना, आरबीआई किधर से आ गई? हेड ऑफ कंपनी, गलत। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आरबीआई बोला मतलब बैंक आ गया ना, आरबीआई मतलब बैंक आ गया ना। अच्छा बैंक में डिपॉजिट आता है, बैंक में डिपॉजिट होता है, बैंक में डिपॉजिट होता है, ओके ठीक है चलो, बैंक में डिपॉजिट होता है, यस। अच्छा ये कंपनी भी डिपॉजिट ले रही है, बैंक भी डिपॉजिट ले रहा है, ध्यान देना बच्चों, बैंक भी डिपॉजिट ले रहा है। कंपनी बोलता नहीं मैं तेरे को 18% इंटरेस्ट देगा, बैंक बोलेगा मैं तेरे को मैक्सिमम 9% दे सकता, पब्लिक कहां पे जाएगा, पब्लिक कहां पे जाएगा, कंपनी के पास जाएगा। बैंक बोलेगा मेरा तो घाटा, बैंक बोलेगा इसमें मेरा तो घाटा, कंपनी बोलेगा मेरा कुछ नहीं जाता। तो बैंक बोलेगा है ऐसा थोड़ी चलेगा, बैंक बोलेगा "ए, ऐसा थोड़ी चलेगा, ए, मैं तेरे इंटरेस्ट के ऊपर कंट्रोल करेगा, भाई तेरा भी खाता चले मेरा भी खाता चले, दोनों का खाता चले। तो इंटरेस्ट का रेट टाइम टू टाइम कौन डिसाइड करेगा, कौन गाइडलाइंस देगा, आरबीआई गाइडलाइंस देगा। ओके चलो, फिर आता है प्री मैच्योर रीपेमेंट। प्री मैच्योर में क्या होता है, 1% इंटरेस्ट डिडक्ट होता है, क्या होता है, 1% इंटरेस्ट डिडक्ट होता है, ये प्री मैच्योर का। बट बट देखो, टाइम के पहले मैंने एफडी तोड़ दी तो मेरा 1% इंटरेस्ट डिडक्ट हो गया, 1% इंटरेस्ट डिडक्ट हो गया। लेकिन अगर कंपनी के पास मैच्योर हो गया है और कंपनी अभी भी पेमेंट नहीं कर रही है, कंपनी अभी भी पेमेंट नहीं कर रही है, तो इधर पे पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 18% ऑफ ओवर ड्यू पीरियड। इस पे कंपनी को इंटरेस्ट ठोकेंगे, किस पे, कंपनी को, किसको इंटरेस्ट ठोकेंगे, कंपनी को। सर ओवर ड्यू पीरियड मतलब क्या, मतलब जितना एक्स्ट्रा पीरियड हो गया, बताता हूं, जितना एक्स्ट्रा पीरियड, सपोज फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल, 31 मार्च को मैच्योरिटी था, 31 मार्च को मैच्योरिटी था, 31 मार्च को सबके अकाउंट में आ जाएगा पैसा, ऐसा बोला था। बट नाउ हो गया 30 जून, 30 जून, बता कंपनी ने कितने महीने का पेमेंट नहीं किया, कितना ओवरड्यू हो गया, कंपनी ने कितना महीने पेमेंट नहीं किया, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स। तो ये 3 मंथ्स पे 18% का इंटरेस्ट ठोकेगा, कितना, 18% का। राइट टू अल्टर टर्म्स एंड कंडीशन, सॉरी, राइट टू अल्टर टर्म्स एंड कंडीशन, तो आंसर इज बिग नो, बिग नो। Company cannot change, cannot alter directly or indirectly any terms and condition given in debenture trust, sorry, debenture, sorry, in trust deed or anywhere। एक बार सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट क्या हो गया, इशू हो गया, तब कंपनी कोई भी चेंज नहीं कर सकती। अगर याद होगा तो प्रोस्पेक्टस में एक जनरल प्रिंसिपल में पढ़ा था, ऑब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, याद आ रहा है क्या, ऑब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल करके पढ़ा था हम लोग ने, ऑब्सोल्यूट और अनकंडीशनल। उसका मतलब क्या था, ऑब्सोल्यूट और अनकंडीशनल का मतलब कोई भी नया कंडीशन एंटर नहीं कर सकते
और प्रोस्पेक्टस में जो भी किया उसको चेंजेस नहीं कर सकते, इट इज प्योर. Okay, can't be changed. So similarly, advertisement and circular, advertisement and circular, it is as good as prospectus. क्या ये as good as prospectus? चलो next आता है disclosure in financial statement. Disclosure in financial statement. Company has to disclose in its financial statement by the way of notes the money received from director or relative of director in case of private company. By way of notes का मतलब क्या? तो बाय वे ऑफ नोट्स का मतलब ये होता है बच्चों, अब मेरे को कभी बीच में टाइम मिलेगा आपको बता दूंगा कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से होता है. कंपनी का बैलेंस शीट बनेगा ना, बैलेंस शीट के नीचे लिखा होता है नोट नंबर 1, नोट 1, डिपॉजिट इंक्लूड सो एंड सो अमाउंट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको फुट नोट भी बोलते हैं हम लोग. क्या बोलते हैं? फुट नोट. तो सर ये नोट्स कहाँ होते हैं? ये नोट्स, सॉरी, सम टाइम नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं, सम टाइम फुट नोट होते हैं. नोट्स टू अकाउंट्स मतलब क्या? तो जैसे फॉर एग्जांपल डिपॉजिट्स है, अब बैलेंस शीट में डिपॉजिट तो दिखा दिया. अब डिपॉजिट भाई किसके पास से है? मेंबर के पास से है, डायरेक्टर के पास से है. तो डिपॉजिट के अंदर जैसे सपोज अभी फॉर एग्जांपल नीचे ले रहा हूं इधर पे मैं, फॉर एग्जांपल ऐसा हेड बना दिया डिपॉजिट्स, डिपॉजिट के अंदर मेंबर्स सो एंड सो, डायरेक्टर्स सो एंड टोटल आ गए. ये हो गया नोट्स. अब डिपॉजिट का जो टोटल होगा ना, टोटल, ये टोटल डायरेक्टली जाएगा बैलेंस शीट में. किधर जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा. किधर जाएगा? बैलेंस शीट में. अभी मैं क्रेडिटर की बात करता हूँ. क्या कंपनी में एक ही क्रेडिटर होते हैं बच्चों? क्या कंपनी में एक ही क्रेडिटर होगा? नहीं. कंपनी में हजारों नाम, हजारों में खाली फिलहाल गुड्स की बात करो, हजारों क्रेडिटर होंगे. तो क्या बैलेंस शीट में मैं क्या हजारों के नाम लिखेगा क्या? नहीं, मैं हजारों के नाम नहीं लिखेगा. मैं क्या करेगा, एक स्टेटमेंट बना देगा, एक स्टेटमेंट बना देगा बैलेंस शीट के नीचे क्रेडिटर्स करके, उसमें सबके नाम आएंगे, सबके नाम के बाजू में जितना अमाउंट आएगा वही अमाउंट बैलेंस शीट में दिखाएगा. हाँ, तुमको देखने की किसके किसके इतने अमाउंट है, जाओ नोट्स टू अकाउंट में चेक करो. दैट इज द नोट्स. एंड लास्ट है पनिशमेंट. बिजनेस है तो धोखाधड़ी है, बिजनेस है, धोखाधड़ी है, स्कैम है. और एक बार धोखा दे दिया, धोखा दिया तो सजा तो मिलेगी. धोखा दिया, सजा तो मिलेगी. बी केयरफुल. टाइम टू टाइम मटकी फुटती रहेगी. तुम मुझे परेशान करो, मैं तुम्हें डबल परेशान करूंगा. बाय द वे, नोट्स कैसा होता है आप जरा बताएगा? अरे बाप रे, इसका हिंदी सुन के ना, हाँ हम बताएगा तेरे को. मेरे को तो ये लगता है ना फॉरेन कंट्री से आया है जेमिन शाह. कैसा हिंदी लिखता है ना, बताएंगा ना भाई, मैं बताएंगा तेरे को, टेंशन मत ले तू. बाद में मेरे को टाइम मिलेगा ना, मैं तेरे को सब बताएंगा. कीबोर्ड नहीं गया है, वो ऑटो करेक्ट का है बेटा, ऑटो करेक्ट का. वो फ्रेंड्स ग्रुप में चर्चा करते रहेंगे ना तुम लोग, तू आएगा क्या, तू जाएगा क्या, तो वो लिखने के बाद में ऑटोमेटिक आ गया आएगा क्या. तेरा गलती नहीं, तेरा गलती नहीं, लेकिन क्या इधर पढ़ने को मेरे को थोड़ा सा टाइम लगता है सेंटेंस फ्रेम करने के लिए. मेरे को वही सिचुएशन वही आता है, आखिर बोलना क्या चाहते हो. बाद में फीलिंग आ जाती है कि क्या बोलना, भावना पोछ ली, तुझी भावना पोछ ली. चलो, पनिशमेंट. हाँ, पनिशमेंट, पनिशमेंट कब लगेगी? जब कॉन्ट्रावेंशन होगा. कॉन्ट्रावेंशन हो गया, ये क्या बीच बीच में आ जाता है रे. अभी कॉन्ट्रावेंशन हो गया तो तुमको सजा तो मिलेगी. तो क्या सजा है? तो इसमें ना खतरनाक सजा है. एक तो कंपनीज एक्ट तो मारता ही है वाट. अब यहाँ पे एक और है. कौन है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पास किया है.
महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर एक्ट 1999, एक्ट का नाम याद रखना, डिपॉजिट के केस में एक्ट का नाम याद रखना। कंपनीज एक्ट में तो प्रोविजन है भर भर के, वो बोलते हैं हम तो नहीं छोड़ेंगे भाई, हमारी कंपनी, हमने रूल बनाया, तुम नहीं। महाराष्ट्र बोलता है मैं और मारेगा इसको। अगर कभी फ्रॉड हुआ तो ये दोनों का पनिशमेंट लगता है, एक तो कंपनीज एक्ट का भी लगेगा और दूसरा महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर एक्ट 1999, इसके जो भी प्रोविजंस है वो प्रोविजंस पे एप्लीकेबल हो गए इन केस ऑफ पनिशमेंट, इन केस ऑफ पनिशमेंट। ओके, यस, महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड जो कंपनी है उसको। ओके, अभी यहां पे ध्यान दो, अब टोटल है 20 पॉइंट्स। सर एग्जाम में हमको क्या लिखने के, कितने लिखने के? सर मुद्दा इधर आता है, बराबर है कि नहीं? दिमाग में तो आया होगा। सर एक टर्म्स एंड कंडीशन और 20 पॉइंट, 20 पॉइंट। तो अब ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरी बात को सुनो। एग्जाम में आप लोग का मैक्सिमम क्वेश्चन का जो पर क्वेश्चन का मार्क्स है वो या तो 4 है, या तो 8 है, या तो 10 है, ये तीन ही है, 4, 8 या 10, 4, 8 या 10। अब तुमको पता है एग्जैक्टली 4 मार्क के लिए 6 पॉइंट लिखने का, 8 मार्क के लिए 10 पॉइंट लिखने का, 10 के लिए 12 पॉइंट लिखने का, एटलीस्ट 4 के लिए 4 पॉइंट, एटलीस्ट 8 के लिए 8 पॉइंट, एटलीस्ट 10 के लिए 10 पॉइंट, मतलब तुमको 12 पॉइंट याद करने के। अब 20 में से कोई भी 12 याद करो बच्चों परफेक्टली, 20 में से कोई भी 12 परफेक्टली याद रखो, कोई भी 12 परफेक्टली याद रखो, कोई भी 12। अभी जैसे 4 मार्क के लिए आया तो तुमको बोला रहता है एक्सप्लेन एनी 4 कंडीशन, एनी 5 कंडीशन, एक्सप्लेन एनी 8 कंडीशंस। 8 मार्क के लिए मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन तो भी आ गया तो आ गया। तो जो तुमको एग्जैक्ट याद हो सकते हैं, जो तुम लोग लिख सकते हो, वो तुम लोग बच्चों पढ़ के रखना अच्छे से। ओके, बाकी का 20 पढ़ना तो है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कहां से फेंक के मारेगा मालूम नहीं। कीवर्ड, ठीक है, बताता हूँ कीवर्ड किस तरीके से हो सकता है। इसका कीवर्ड ने इसका कुछ डायग्राम जैसा बना के देगा तो अच्छा है। आई विल डू इट, मैं करेगा उसके लिए, बट तुमको भी उसके लिए आगे मेहनत करनी पड़ेगी। एक हाथ ले दूसरे हाथ दे, एग्जैक्टली exactly. आर्या, जब सिर्फ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट लिखेंगे तो ABCD सब लिखने का है। चार अलग अलग कंपनी, अलग अलग क्राइटेरिया। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते कल के लेक्चर में। कल के लेक्चर में मैं थोड़ा सा डिस्कशन इसके लिए करेगा, प्रोसीजर के लिए, प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड फ्रॉम मेंबर, वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे, शॉर्ट में करेंगे। एक को याद रखने का, दूसरा तुमको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा सिमिलैरिटी है, 2 या 3 जगह पे खाली डिफरेंस है। जेमिन बोलता है ओमिट है, जेमिन किधर पे भी स्टैम्प में नहीं मारा ओमिट है करके अभी तक, तो एटलीस्ट तुमको बेसिक नॉलेज तो तुमको दे के रखता हूँ कि लास्ट में जब तुम लोग को कभी अनफॉर्चुनेटली पढ़ाना पड़े तो तुमको याद तो रहे, अरे सर कुछ तो ऐसा था पढ़ा था हम लोग ने, सीधा तो नहीं बोलेंगे सर याद नहीं हम लोग को। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में।